हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी का पूरा पार्ट देखने वाले हैं। इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लास्ट में जरूर अपना स्कोर बताइएगा कि 30 आपने कितने सही किए। ठीक है, इसको आप मॉक टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें सारे मिक्स क्वेश्चन है। ये प्रीवियस का एक पूरा सेट है। ये इसमें से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आप सभी को पता है कि आपके सीटेड एग्जाम में जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ वैसे ही रिलेट करके क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। वो कभी कभी ये होता है कि क्वेश्चन भी रिपीट किए जाते हैं। तो प्रीवियस के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। डेली आपको यहाँ पे प्रीवियस के क्वेश्चन मिलते हैं। साथ ही साथ आपको क्लासेस भी मिलती हैं। हिंदी, सीडीपी, ईवीएस, पेडागोजी सारी समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग हर सब्जेक्ट के जो है प्रीवियस के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो डेली एक क्लास जो है आपको 3 बजे मिलेगी। साथ ही साथ जो 5 बजे क्लास मिलती है उसमें हम लोग एसएसटी कर रहे हैं। एसएसटी जो पूरी थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी। तो अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 5 बजे वाली क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बीपीएससी की भी यहाँ से क्लासेस मिलती हैं जिसमें हम लोग जीके जीएस कंप्लीट कर रहे हैं। तो वो भी क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहती है। साथ ही साथ आपको सारी क्लासेस भी मिलती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और इसको लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को भी मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यानी एक बच्चा था, वो खेल रहा था, खेलने के दौरान क्या हुआ, उसको चोट लगी और रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह जो व्यवहार है ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन क्या है? यानी जो मतलब जो फादर थे उन्होंने क्या क्या कहा, डू नॉट बिहेवियर लाइक दिस, मतलब लाइक गर्ल्स, बॉयज डू नॉट क्राई। यानी जो लड़के हैं वो रोते नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट बाय द फादर, यानी जो पिता का ये कथन है वो क्या दर्शा रहा है? लैंगिक रूढ़िबद्धताओं को दर्शा रहा है, या फिर लैंगिक रूढ़िबद्धताओं को चुनौती दे रहा है, या फिर लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या फिर लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो सिंपल सी बात है, जैसे मतलब ये क्वेश्चन जो बनता है जेंडर स्टीरियोटाइप इसको कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर एक पक्ष से कंपेयर किया जा रहा है कि तुम लड़कियों के जैसे बिहेव करते हो, तुम लड़कियों के जैसे रोते हो, तुम लड़कियों की तरह घर में रह रहे हो, तो ये सब जो सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं, क्योंकि ये धारणा बनी हुई है पुराने टाइम से कि जो लड़के हैं लड़के स्ट्रांग होते हैं, वो रोते नहीं। लड़कियां जो होती है वो सॉफ्ट दिल की होती हैं, वो रोने लगती हैं। ऐसा लोगों का मानना है। यानी पुराने टाइम से चली आ रही परंपराएं हैं कि जो लड़कियां हैं वो रोती हैं, जो लड़के हैं वो रोते नहीं है। लड़के जो हैं वो बाहर का काम करते हैं, लड़कियां जो हैं वो घर का काम करती हैं। लड़कियां स्ट्रांग नहीं होती, लड़के स्ट्रांग होते हैं। तो ये जो सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं, जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि मैथ में लड़कियां वीक होती हैं। ठीक है, तो मैथ में अगर लड़कियां वीक होती हैं, कुछ लोग ये कहेंगे लड़के मैथ में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे ड्राइंग हो गई तो कहेंगे लड़कों की ड्राइंग अच्छी नहीं है, लड़कियों की ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो ये सब कहना बहुत ही ज्यादा जो मतलब जो लोगों की धारणाएं बनी हुई है, सदियों से चली आ रही परंपराएं ही हैं। जैसे कि आज की डेट में बहुत ऐसे लोग हैं जो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, बट लोगों का क्या मानना है कि जो लड़कियां वही खाना बनाती, लड़के खाना नहीं बनाते हैं। तो ये जो बातें होती हैं, यानी एक पक्ष का जब कंपेयर किया जा रहा होता है दूसरे पक्ष से, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शा रहा होता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसमें बात ये कही गई कि लड़कियों की तरह क्यों मतलब व्यवहार कर रहे हो, लड़के जो हैं वो रोते नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में है। एक प्रगतिशील कक्षा में, यानी देखिए इसमें सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं क्वेश्चन। तो इसको प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा, यहाँ से आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में, यानी जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है उसमें क्या क्या बातें हैं, इसमें जो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम जो है पालन करना चाहिए, यानी फिक्स्ड जो है करिकुलम होना चाहिए। या फिर विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, यानी जो क्लासरूम है उस पे यानी एक दूसरे से कंपटीशन ही होता रहे, यानी हर बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन ही करते रहे। या फिर पाठ्यक्रम जो है फिक्स्ड होना चाहिए, यानी कि जो क्लासरूम है वहाँ का जो पाठ्यक्रम है यानी जो करिकुलम है वो फिक्स्ड हो। अगर किसी बच्चे को समस्या आ रही है तो बच्चा अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करे, लेकिन करिकुलम में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। तो क्या ये प्रगतिशील कक्षा के रूल है? या फिर थर्ड है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। या फिर विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, यानी बच्चे को आप लेबल करेंगे उनके स्कोर के आधार पे कि आपके इतने स्कोर हैं तो आप अच्छे हो, आपके स्कोर कम है तो आप अच्छे नहीं हो। तो
ऐसा आपको नहीं करना है। क्लासरूम में बच्चे को लेबल नहीं करना है। प्रगतिशील जो शिक्षा है यानी प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम है उसमें हमको सभी बच्चों को मौका देना है, यानी हर बच्चा एक्टिव रहे, हर बच्चा कुछ ना कुछ क्रिएट कर पाए, हर बच्चे को हमको मौका देना है। तो नामांकित हमको नहीं करना। अगर नामांकित करेंगे आप तो अगर जो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में उसके लिए तो बेस्ट है, बट जो दूसरा बच्चा वीक है उसमें हीनता की भावना आएगी और वो अच्छा वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना, सबको हमको एक साथ इंक्लूड करना है और सबको हमको मौका देना है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्लासरूम में हमको प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, यानी एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करना। अगर एक दूसरे से बच्चे कंपटीशन ही करते रहेंगे तो कोई कुछ सीख नहीं पाएगा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिक्स्ड करिकुलम भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत उसमें लचीलापन होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है, यानी कोई इसको डिसेबिलिटी है तो उसको लिखने में दिक्कत है या फिर उसको देखने में समस्या है, तो आप उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। आपने जब सीटेट का फॉर्म फिलअप किया होगा तो उसमें भी पूछता है कि कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। वो मेन पर्पज उसका क्या रहता है कि अगर कोई दिक्कत है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, थोड़ा सा बढ़ा के टाइम दिया जाता है अगर कोई भी दिक्कत है, आपको कोई भी डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो ये जो है रूल एग्जाम में भी अब फॉलो किया जा रहा है। तो ये क्लासरूम में तो ऑब्वियसली सी बात है होना ही चाहिए। तो क्लासरूम का जो करिकुलम है वो फिक्स्ड नहीं होना चाहिए, उसमें भी लचीलापन होना चाहिए। तो ये भी आपका फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन है थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात ये कही गई है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, यानी बच्चों की जो ज्ञान की संरचना है उनको हमको अलग अलग प्रकार के अवसर दिए जाने चाहिए। यानी कि मान लीजिए किसी बच्चे को देख के समझ में नहीं आता है, सुन के समझ में नहीं आ रहा, तो हम एक्टिविटी के माध्यम से उसको सिखा देंगे। क्लासरूम में ऐसी कुछ एक्टिविटी करेंगे जिसमें हर बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। मान लीजिए किसी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा है तब भी वो उसमें इंटरेस्ट ले। ठीक है, तो हमको क्लासरूम का जो करिकुलम है या फिर बच्चों को ऐसे मौके देने चाहिए कि हर बच्चा उसमें इंक्लूड हो पाए। जैसे कि होमवर्क होता है तो होमवर्क हमको बच्चों को कैसे देना चाहिए, बच्चे के स्तर को ध्यान में रखते हुए देना चाहिए। ये नहीं कि सभी के लिए जो टेबल है, तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे को 10 तक टेबल नहीं आते हैं तो उसको उस हिसाब से वर्क देना है, आपको होमवर्क देना है जिस हिसाब से बच्चे को आता है। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड एंड फोर्थ गलत है, थर्ड ऑप्शन आपका मच बेटर है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रोग्रेसिव क्लासरूम का जो है मतलब यही है कि हर बच्चे को इंक्लूड करना है, हर बच्चे को हमको मौका देना है और हर बच्चे को हमको आगे प्रोग्रेसिव में प्रोग्रेस करे उसमें हमको उसको सपोर्ट करना है। अगला जो ऑप्शन है अगला जो क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देखकर एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। यानी एक बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा वो संघर्ष करते हुए देख रही हैं टीचर जो है, यानी उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है, तो जो टीचर है वो संकेत देना चाह रही है क्या, क्यों, कैसे। ठीक है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका या क्या योजना है, अध्यापिका की या क्या योजना है। पहला है बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित कर रही हैं, करेंगी, या फिर अधिगम के लिए पाठ है आधारभूत संरचना का काम करेंगी, या फिर छात्रों में प्रत्याहार की प्रवृत्ति पैदा करेंगी, या फिर अगला है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होंगी। तो टीचर अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही है तो लेव वाइगोस्की के अनुसार ये आपका स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर जहां भी आपको दिख जाए कि जो टीचर है इशारे दे रही, संकेत दे रही है या हाफ सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, हाफ सॉल्व क्वेश्चन दे रही है, तो वो आपका स्कैफोल्डिंग हो जाता है। ठीक है, तो जो 30 क्वेश्चन है इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो टीचर है वो स्कैफोल्डिंग दे रही है, ये आधारभूत संरचना में काम आएगी। अगर बच्चे को कहीं पे दिक्कत है, अगर आप थोड़ी बहुत उसकी मदद कर रहे हैं तो बच्चे को सीखने में थोड़ी सी आसानी होगी और अच्छा वो करेगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी बच्चों का जो सोशलाइजेशन है उसमें कौन सा संदर्भ जो है, कौन सा कथन है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट जो है वो सही है। पहला है विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। अगला है विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। थर्ड ऑप्शन है समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। अगला है 4 ऑप्शन परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। तो जो सोशलाइजेशन होता है उसमें यहाँ से क्वेश्चन एक क्वेश्चन हर बार आता है, फर्स्ट एजेंसी एंड सेकंड एजेंसी। देखिए फर्स्ट एजेंसी का क्या मतलब होता है, यानी जो फर्स्ट सामाजिकरण होता है
एंड सेकेंड जो प्राथमिक कारक होते हैं, द्वितीय कारक होते हैं, जिसको बोलते हैं फर्स्ट एजेंसी एंड सेकेंड एजेंसी। तो फर्स्ट एजेंसी का क्या मतलब होता है, जैसे कि बच्चे का जन्म होता है जब, तो वो घर में सबसे पहले किसके संपर्क में आता है, अपनी माँ के संपर्क में आता है। ठीक है, पहले घर परिवार के लोगों के संपर्क में आता है। तो सबसे पहले बच्चे पर जो असर देखने को मिलता है वो माँ का, फिर माँ, भाई बहन का, परिवार में जो भी सदस्य हैं उनका जो है असर देखने को बच्चे पे मिलता है। तो सबसे पहले जन्म के बाद बच्चा जिसके संपर्क में आता है वही उसकी प्रथम एजेंसी हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि परिवार ही होगा, क्योंकि जन्म के बाद बच्चा सबसे पहले परिवार में ही जन्म लेता है और परिवार के ही लोगों के साथ इंटरेक्ट होता है। तो सबसे पहले परिवार आएगा फर्स्ट एजेंसी में, उसके बाद उसके प्ले ग्रुप हुए, यानी उसके फ्रेंड हुए, आस पड़ोस का माहौल हुआ और स्कूल हुआ। फिर उसके बाद सेकेंडरी एजेंसी आ जाती है जो अदर होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो होता है वो आपका परिवार ही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है। देखिए, जन्म लेता है बच्चा परिवार में, सबसे पहले घर का माहौल कैसा है, इसीलिए कहते हैं जब स्कूल में बच्चा आता है तो जो अपने घर की लैंग्वेज लेके आया है, जो भी उसका तौर तरीका है, जो भी उसकी लैंग्वेज रही है, सबको हमको इंक्लूड करना होता है। तो बच्चा जब स्कूल आता है तो वो ये नहीं कि खाली डब्बा है, उसको कुछ नहीं आ रहा होता है, वो अपनी एक समझ लेके स्कूल आ रहा होता है। ठीक है, तो समझ उसकी कहाँ से आई, उसके परिवार से आई। तो सबसे पहले बच्चा जन्म के बाद अपने परिवार में ही इंटरेक्ट हो रहा होता है, अपने माँ बाप से हो रहा होता है, अपने भाई बहन से हो रहा होता है, और वहाँ के तौर तरीके सीख रहा होता है, देख देख के लोगों को कि हाँ मम्मी पापा कैसे बात कर रहे हैं, मम्मी कैसे काम कर रही है, तो सब मतलब भाई कैसे बात कर रहा है, भाई जो क्या कर रहा है, तो बच्चे जो होते हैं वो सब नोटिस कर रहे होते हैं घर का माहौल। तो घर का जो है मतलब जो परिवार होता है वो बच्चे की फर्स्ट एजेंसी होती है, क्योंकि परिवार में ही सबसे पहले बच्चा तौर तरीके, रहन सहन, क्या पहनना है हमको, कैसे पहनना है हमको, बाहर जाना है तुमको कैसे कपड़े पहनने, हमको घर रहना तो कैसे कपड़े पहनने, यानी सब कुछ जो है बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है वो सबसे पहले परिवार से स्टार्ट होता है। उसके बाद जाके वो विद्यालय जाता है, फिर विद्यालय का माहौल बच्चे पे पड़ता है कि यानी विद्यालय का कैसा माहौल है, क्योंकि जो बच्चा है वो घर पे रहता है ज़्यादा टाइम और विद्यालय में ज़्यादा टाइम रहता है। ठीक है, तो घर कैसा है, घर का माहौल कैसा है, यानी परिवार का माहौल कैसा है, साथ साथ विद्यालय का माहौल कैसा है, ये बच्चे के डेवलपमेंट पे बहुत फर्क डालते हैं। तो इसमें ये बात कही गई है कि जो विद्यालय है वो समाजीकरण का द्वितीय कारक है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समाजीकरण, क्योंकि फर्स्ट एजेंसी तो परिवार होती है यानी फैमिली होती है, सेकेंड एजेंसी आपका स्कूल हो जाता है, और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, सोशलाइजेशन से हर बार ये क्वेश्चन आता है, तो ये डाउट ध्यान रखना, क्योंकि अगर देखिए अगर परिवार के साथ साथ आपका मतलब पीयर जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, ये आ जाए, या फिर परिवार के साथ आपका विद्यालय आ जाए, तो फर्स्ट एजेंसी में चला जाएगा। अगर परिवार के साथ साथ कोई भी उसमें ऐड हो गया है तो आपका फर्स्ट एजेंसी हो जाता है, लेकिन मीडिया हुआ, सोसाइटी हुई, तो ये आपका फर्स्ट एजेंसी के अंतर्गत नहीं आता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, यानी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो किस पर जोर देता है। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है, यानी जो बुद्धि है वो केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा ही मापी जा सकती है। अगला है, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की भिन्न भिन्न दशाएं हैं, या फिर बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती हैं, यानी जो बुद्धि होती है सभी की एक जैसी होती है, उसमें भी कोई भी चेंजमेंट नहीं पाया जाता, यानी कोई भी डिफरेंस नहीं होता है बुद्धि में। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें आपका ऑप्शन जो है थर्ड सही हो जाएगा कि बुद्धिमत्ता जो है कि भिन्न भिन्न दशाएं हैं, यानी हर बच्चे में, हर व्यक्ति में अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। ये तो नहीं कि किसी को अगर मैथ में इंटरेस्ट है तो सभी को मैथ में ही इंटरेस्ट होगा, जितनी पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, ऐसा तो नहीं। किसी को मैथ में इंटरेस्ट आ रहा है तो किसी को साइंस में है, किसी को ड्राइंग में है, किसी को डांसिंग में है, किसी को म्यूजिक में है, किसी को मतलब अपना अपना मतलब जो है इंटरेस्ट है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो। कुछ लोग टीचर बनना चाहते तो कुछ लोग वकील बनना चाहते, कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते, तो अपना अपना इंटरेस्ट होता है। कुछ लोग डांसर बनना चाहते, तो सबका इंटरेस्ट जो है अपना अलग अलग है। इंटरेस्ट अलग कैसे होगा, जब बुद्धि अलग होगी। सभी व्यक्ति की एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती। एक टॉपिक पे आप 4 व्यक्ति एक साथ खड़े हों, आप अपने दोस्तों से एक टॉपिक के बारे में पूछिए, 4 दोस्त आपके हों, वो 4 तरीके की बातें बताएंगे। चारों दोस्तों की एक टॉपिक पे राय एक जैसी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 4 दोस्त हैं, 4 प्रकार की बुद्धियां हैं उनमें, मतलब हर व्यक्ति में अलग अलग बुद्धि है।
तो हर व्यक्ति की राय भी अलग होगी, हर बच्चे की मतलब हर व्यक्ति की सोचने की क्षमता भी अलग होगी, हर व्यक्ति की समझने की भी क्षमता अलग होगी। वो समाज को, सोसाइटी को कैसे ऑब्जर्व कर पा रहा है, वो किस मतलब कैसे उसकी थिंकिंग है सोसाइटी के प्रति, वो सबकी अलग अलग होती है, उस टॉपिक के प्रति अलग अलग होती है। तो जो बुद्धि होती है सभी अलग प्रकार की पाई जाती है। जो आपका मल्टीपल इंटेलिजेंट की जो थ्योरी है आप में 8, उसमें 8 प्रकार की बुद्धि गिवन है। आपके एनसीईआरटी में भी 8 प्रकार की ही बुद्धि पूछी जाती है, यानी सीटेड एग्जाम में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये थ्योरी मैंने आपको कराई है, यहीं पे मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के देख सकते हैं, उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देंगे नैतिक विकास के डैश डैश चरण को दर्शाता है। यानी जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, इनके अनुसार ये बताया गया है कि बच्चे जो हैं यानी दूसरे को इम्प्रेस करने में लगे हैं। यानी दूसरे क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, वो उस पर डिपेंड कर रहा है। उनको ये फर्क नहीं कि उनका इंटरेस्ट किस में है, लेकिन दूसरे उनके बारे में क्या राय बनाए हुए हैं। मम्मी, अगर हम ये काम अच्छे से करेंगे, कहना मानेंगे, तो मम्मी खुश होंगी, पापा खुश होंगे, या आस पड़ोस के लोग मेरी तारीफ करेंगे, टीचर मेरी तारीफ करेगी। तो ये सब जो है धारणाएं बनी हुई हैं बच्चे में। यानी बच्चा जो है दूसरे के पर्सपेक्टिव को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है अपने नजरिए से। यानी खुद उसको क्या फील हो रहा है, खुद वो क्या करना चाहता है, उसको इससे मतलब नहीं है। दूसरे उसकी तारीफ करें, इससे उसका मतलब है। तो ये जो स्टेज है वो कौन सा चरण हो जाएगा, इसमें आपका जो है प्रथा पूर्व होगा या प्रथागत होगा, यानी कन्वेंशनल स्टेज होगा, प्री कन्वेंशनल स्टेज होगा, या फिर पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होगा। तो इसमें सिंपल सी बात है, इसमें बच्चा दूसरों को खुश करने में लगा हुआ है, यानी वो सेकंड स्टेज पे है। तो इसमें आपका है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी उसको खुद से मतलब नहीं है, दूसरे क्या उसके बारे में सोच रहे हैं, बच्चा उसमें है कि दूसरे जो है उसके बारे में अच्छी धारणाएं बनाए, लोग उसकी तारीफ करें, मम्मी इंप्रेस हो, टीचर इंप्रेस हो, वो दूसरे को इंप्रेस करने में लगा है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश डैश के महत्व पर जोर देता है। यानी लेव वाइगोस्की का जो सोशल कल्चर अप्रोच है, वो उसमें जो अधिगम की प्रक्रिया है उस पर जोर दे रहा है। यानी लर्निंग जो प्रोसेस हो रहा है उसमें कौन सा इसमें ऑप्शन है जो ज्यादा अहमियत दे रहा है या फिर ज्यादा जोर दे रहा है। सांस्कृतिक उपकरण होगा, या फिर आपका गुणारोपण होगा, मतलब गुणारोपण होगा, या फिर अभिप्रेरणा होगा, या संतुलीकरण होगा, यानी इवलिब्रेशन होगा। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वाइगोस्की ने जो है कल्चर टूल्स को ज्यादा अहमियत दी है। इनका मानना है कि जो सांस्कृतिक उपकरण हैं वो बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। यानी जो सोशल कैसा मतलब इंटरेक्ट होता है बच्चा, समाज के क्या रूल है, क्या नियम है, क्या कायदे कानून है, उसका फर्क बच्चे पे पड़ता है। और जो इन्वायरमेंट जैसा होगा, यानी जैसा बच्चा जिस संस्कृति में रह रहा होगा, जैसा उसका कल्चर होगा, बच्चा वैसा बन जाएगा। वाइगोस्की जो कहते थे, मतलब इन्होंने अपनी थ्योरी में बोला कि बच्चे जो हैं वो अपनी एज के अनुसार, अगर मतलब मान लीजिए बच्चा छोटा भी है, ठीक है, वो अगर अच्छे इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, उसका जहाँ कल्चर जो मतलब जिस कल्चर में भी वो रह रहा है, अगर वो कल्चर में जो लोग हैं वो अच्छे हैं, अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, अच्छे से उनका तौर तरीका है, तो बच्चा भी उम्र के हिसाब से यानी कम उम्र में भी वो अच्छा करेगा। लेकिन वहीं पे पियाजे जी जो है वो कहते हैं कि बच्चा जो है अपनी स्टेज पे, क्योंकि उन्होंने स्टेजों में डिवाइड कर दिया बच्चे का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि जब बच्चा उम्र के हिसाब से, यानी जो उसकी बॉडी है जब परिपक्व होगी, यानी मेचुरेशन जब उसमें आ जाएगी, तभी जाके वो समझ पाएगा, तभी जाके उसका डेवलपमेंट हो पाएगा। लेकिन वाइगोस्की कहते हैं बच्चे को अगर मतलब बच्चे का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिल गया है, बच्चे का जो रहन सहन है वो अच्छा है, उसका कल्चर अच्छा है, तो बच्चा उम्र के हिसाब से भी बहुत ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो पहला है मनोवैज्ञानिक उपकरणों में, या फिर उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, या फिर है विकास का समीपस्थ क्षेत्र, या फिर स्कीमा। तो स्कीमा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आपके वाइगोस्की कहते हैं। स्कीमा जो है ये आपका जीन पियाजे की मतलब थ्योरी से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4 सही हो जाएगा, क्योंकि स्कीमा ही जो है संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित होता है। स्कीमा क्या है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए स्कीमा जो है
अगर आप किसी चीज को पहचान पा रहे हैं, आप किसी व्यक्ति को पहचान पा रहे हैं, तो उसके पहले जो है आप मतलब उसका स्कीमा आपके दिमाग में पहले से फीड है। यानी मान लीजिए अगर आपने कोई सडनली कोई नई चीज देखी तो क्या आप उसको पहचान पाते हैं? नहीं पहचान पाते, आप यही पूछते हैं कि ये कौन है। लेकिन अगर आपने उसको एक बार देखा है, उसका स्कीमा आपके दिमाग में फीड हो चुका है, तो आप उसको पहचान लोगे। आप देखोगे, बोलोगे हाँ ये चीज है, मैंने इसको यहाँ देखा था। तो जो स्कीमा होता है, वो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसमें वो बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर हम किसी चीज को पहचान पा रहे हैं, किसी वस्तु को पहचान पा रहे हैं, किसी व्यक्ति को पहचान पा रहे हैं, तो वो स्कीमा के ही थ्रू हो रहा है। स्कीमा इतना मतलब प्रोसेस इतना हाई रहता है, क्योंकि स्कीमा जो है उसके प्रति हमारे दिमाग में फीड होता है, तभी जाके हम चीजों को पहचान पाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो ध्यान रखिएगा। जैसे पूछ लिया जाए कि जो विकास है यानी जो डेवलपमेंट है आपका, ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया या डिसकंटिन्यूअस है, तो सिंपल सी बात है, आप कंटिन्यूअस के ही साथ जाएंगे। लेकिन क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो लगातार प्रोग्रेस करता रहता है, यानी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि जीन पियाजे के अनुसार डेवलपमेंट कैसी प्रक्रिया है, तो आप डिसकंटिन्यूअस ही लगाइएगा, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ये डाउट बहुत ज्यादा रहता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर डेवलपमेंट पूछे जीन अकॉर्डिंग टू वाइगो मतलब जीन पियाजे, तो आप जो है डेवलपमेंट कंटिन्यू मतलब डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया लगाइएगा। लेकिन अगर वाइगो मतलब जीन पियाजे नहीं दिया गया है, तो आप कंटिन्यूअस लगाइएगा। मतलब फिर से आप समझिए, जैसे कि जो डेवलपमेंट है, अगर ये जीन पियाजे के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो आप डिसकंटिन्यूअस लगाएंगे। ठीक है, अगर जीन पियाजे नहीं दिया गया है और डेवलपमेंट पूछा गया है कैसी प्रक्रिया है, तो आप कंटिन्यूअस लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि जीन पियाजे ने क्या किया, बच्चे की जो स्टेजों में बच्चे का जो डेवलपमेंट है उन्होंने स्टेजों में बांटा। यानी इतनी स्टेज में बच्चे का इतना डेवलप होगा, इतना होगा, इतनी स्टेज पे इतना होगा, इतनी स्टेज पे बच्चे का डेवलपमेंट इतना होगा। तो इन्होंने 4 स्टेजों में बच्चे का डेवलपमेंट जो है बांट दिया। तो इनका मानना ये था कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो रुक रुक के होता है। यानी बच्चा जब इतनी उम्र पे जाएगा तो उसका इतना डेवलपमेंट होगा, बस इसके ऊपर नहीं होगा। लेकिन जब बच्चा इतनी एज पे पहुंचेगा तो इतना डेवलपमेंट होगा, बच्चा जब इतनी स्टेज पे पहुंचेगा तो डेवलपमेंट उसका इतना होगा। तो इसलिए अगर जीन अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे पूछेगा, तो आप डिसकंटिन्यूअस लगाइएगा। बाकी अगर अदर कोई भी मतलब वैज्ञानिक के थ्रू पूछ रहा है या फिर ऐसे ही पूछ रहा है, तो आप कंटिन्यूअस प्रक्रिया लगाइएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है काफी कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, और हो सकता है पूछ भी ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। आगे चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? यानी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है उसमें मुख्य गुण जो है वो क्या है? तो पहला है अमूर्त सोच का विकास, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है जो डेवलपमेंट में ये होगी। या फिर आपका होगा विचार सोच में केंद्रीकरण है, यानी जो बच्चा है कंजर्वेशन है बच्चे में। अगला जो है परिकल्पित है निगमनात्मक सोच, यानी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग है। या फिर संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता है। तो इसमें है आपका जो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी विचार सोच में केंद्रीकरण है। यानी जो बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज है, यानी बच्चा जो है 2 से 7 वर्ष की उम्र में है, तो बच्चा जो है वो अपने थॉट में ही मतलब उसको लगता है कि जो कुछ भी हम हैं वो ही सही है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझता है। मतलब मान लीजिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो इन्होंने दिया है इसमें कि एक डब्बा है, यानी मान लीजिए ये गिलास है, एक ये बर्तन है। ठीक है, बच्चे को लगता है कि जो ये बर्तन है इसमें ज्यादा है पानी, पानी दोनों में बराबर है। यानी जो मतलब जो आप लिक्विड या कोई भी चीज अगर डाल रहे हैं तो दोनों जो उसकी क्वांटिटी है वो सेम है। यानी 1 लीटर पानी अगर इसमें है तो 1 लीटर पानी इसमें है। बट बच्चे को क्या फील हो रहा है कि इसमें जो है वो पानी ज्यादा है, क्योंकि इसका शेप और साइज पे ध्यान है बच्चे का। ठीक है, तो बच्चा क्या है कंजर्वेशन नहीं है, मतलब बच्चा जो है केंद्रीकरण है। ठीक है, बच्चा जो है वो दोनों पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पा रहा, उसका जो ध्यान है बस एक पे है, यानी इसके शेप और साइज पे। उसको ये नहीं पता है कि मतलब जो पानी है वो 1 लीटर इसमें भी है, 1 लीटर इसमें भी है। शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, बट बच्चे को क्या फील हो रहा है कि जो शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी में भी चेंज हो रहा है, क्योंकि वो उसका ध्यान क्या है शेप और साइज पे। यानी ये बड़ा बर्तन है तो इसमें पानी ज्यादा होगा, ये छोटा बर्तन है तो इसमें पानी कम होगा। आपने घर में भी देखा होगा कि जब बच्चे 2 से 7 वर्ष की उम्र में होते हैं, तो अगर उनको कोई भी अगर सामान आप दे रहे हैं, या फिर चाय दे रहे हैं, या फिर
कुछ भी दे रहे हैं तो बच्चे क्या करते हैं, बड़े वाले बर्तन में लेते हैं, क्योंकि उनको ये फील होता है कि बड़े बर्तन में ज्यादा क्वांटिटी में है चीज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बच्चा क्या है इसमें, केंद्रीकरण है, यानी जो बच्चा है वो दोनों पक्ष को नहीं समझ पा रहा है। इसकी स्टेज भी ध्यान रखिएगा, 2 से 7 वर्ष की उम्र होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी जो डेवलपमेंट है उसमें कौन सा कॉन्टेक्स्ट एक सही है। पहला है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, या विकास केवल विद्यालय में होने वाली अधिगम से ही होता है, यानी जो डेवलपमेंट आपका होता है सिर्फ क्लासरूम में, जो स्कूल में जो करिकुलम होता है उसी के द्वारा हो रहा है, यानी कि जो एक्टिविटी हो रही है स्कूल में वही उन्हीं के द्वारा आपका डेवलपमेंट होता है, या फिर विकास केवल बाल्यावस्था के ही दौरान होता है, यानी कि जो आपका डेवलपमेंट है वो सिर्फ बाल्यावस्था में ही हो जाता है, उसके बाद आपका डेवलपमेंट रुक जाता है, या फिर विकास बहुआयामी होता है, यानी विकास का जो डेवलपमेंट है मल्टीपल वेज में होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट जो है आपका चहुमुखी विकास होता है। ये नहीं कि आप एक ही फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, आपका डेवलपमेंट जो हो रहा होता है तो आप फिजिकली भी, आप मतलब फिजिकल भी आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आपका मेंटल भी डेवलपमेंट हो रहा है, आप सोशली भी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो पा रहे हैं। तो जो आपका डेवलपमेंट है वो बहुआयामी होता है, यानी एक ही पर्सपेक्टिव पे आपका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा होता है। ये नहीं आपका फिजिकली डेवलपमेंट होता जा रहा है, आप मेंटली बड़े नहीं हो रहे हो, आप इमोशनली जो है अवेयर नहीं हो पा रहे हो, आप सोशली बहुत अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे, तो ऐसा नहीं होता है। जो डेवलपमेंट होता है वो सभी जो भाग हैं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी कि मान लीजिए जैसे कि आप फिजिकली डेवलप हो रहे हो तो आप मेंटली भी डेवलप हो रहे होगे, आप सोशली भी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो पा रहे होगे। तो जो डेवलपमेंट होता है वो मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा होता है वो सभी एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, साथ ही साथ बहुआयामी होता है। कोई एक प्रोसेस नहीं है कि एक ही सीक्वेंस में आपका डेवलपमेंट होगा, आपका जो डेवलपमेंट है मतलब चहुमुखी विकास आपका हो रहा होता है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। जो डेवलपमेंट होता है उसमें ये बात कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है, क्या एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं या क्या एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल भी कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप मेंटली किसी दिन डिस्टर्ब हो तो आप सोशली बहुत अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे। जैसे कि आप मान लीजिए अगर आपका सर दर्द हो रहा है या फिर आपको फीवर है तो आप लोगों से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हो पाओगे, लोगों से बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाओगे। कभी कभी ये भी होता है कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो तो सोशली भी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो, साथ ही साथ आप अपने इमोशन पे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे होगे। ठीक है, तो जो लर्निंग मतलब जो डेवलपमेंट होता है वो सभी एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो डेवलपमेंट होता है सभी जो मतलब जो सभी पर्सपेक्टिव हैं एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। अगला है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, यानी जो डेवलपमेंट हो रहा होता है बच्चे का जब उसका जन्म होता है, जन्म से लेकर के एडोलेसेंस तक जो क्रम है डेवलपमेंट का वो कौन कौन सा है। संवेदिक पूरक अमूर्त है, या फिर अमूर्त संवेदिक मूर्त है, या फिर मूर्त अमूर्त संवेदिक है, यानी जो है सेंसरी है। तो इसमें आपका जो है 11, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी जो डेवलपमेंट आपका पहले होता है कैसे, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, यानी जो आप पहले जो सीखते हैं कुछ भी आप अपनी मतलब ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीख रहे होते हैं। जब बच्चा 0 से लेकर 2 वर्ष का होता है वो अपने सेंस का ही प्रयोग करके सीख रहा होता है, यानी अपने ज्ञानेंद्रियों का ही प्रयोग करके वो सीखता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ रखा हुआ है, बच्चा मतलब आग लगी हुई है तो बच्चा अगर उसको छुएगा तो वो जल जाएगा, तभी जाके वो हाथ पीछे करेगा। उसको ये पहले से तो नहीं पता होता कि ये आग है इससे हम जल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो बच्चे जो छोटे होते हैं, जन्म से 2 वर्ष की जब उम्र होती है बच्चे की, तो अपने सेंस का ही प्रयोग करके सीख रहे होते हैं, यानी अपनी ज्ञानेंद्रियों का ही प्रयोग करके वो सीख रहे होते हैं। तो जो डेवलपमेंट है फिर उसके बाद क्या होता है, बच्चे मतलब बच्चों के सामने जो होगा, यानी बच्चों के सामने अगर वो खिलौना उनका है, ठीक है, खिलौना बच्चे का है अगर उनके सामने, तो वो समझ रहे हैं कि ये जो है चीज ये डिजर्व कर रही है, यानी ऑब्जर्व हो पा रही है, वो समझ रहे हैं। लेकिन अगर वही खिलौना उनके सामने नहीं है तो उसके बारे में वो नहीं सोच पा रहे। ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बच्चे होते हैं कि जो उनमें क्या मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, यानी जो चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे होते हैं, तो इसी स्टेज में होता है या नहीं। तो जो मतलब 0 से लेकर के 2 वर्ष की उम्र में बच्चे में क्या होता है कि वो आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड नहीं समझ पा रहे हैं, यानी जो खिलौना उनके सामने है तो वो समझ रहे हैं कि ये है चीज, ये डिजर्व करती है। बट अगर वो नहीं है उनके सामने से, अगर मतलब हटा दी जाए, आप कहीं छुपा के रख दें, तो बच्चे उसको नहीं ढूंढ रहे होते, क्योंकि अगर उनके सामने जो चीज है वो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये चीज डिजर्व करती है, बट अगर वो नहीं है तो वो नहीं है।
ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि जो चीजें मतलब जो बच्चे खिलौने हैं या फिर तो वो वस्तुओं को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता है, इसी में जो है लाइक भी कर रहा होता है और इसी में अचीव भी कर लेता है। ठीक है, यानी स्टार्टिंग के कुछ महीने बच्चा जो चीजें हैं आप खिलौना है उसको हटा देंगे तो बच्चा सोचेगा ये चीज ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है, लेकिन जब बच्चा 1 महीने या 1.5 महीने का होता है तो आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड वो सोचना स्टार्ट कर देता है, यानी खिलौना अगर उसके सामने नहीं भी है तब भी वो ऑब्जर्व कर पा रहा है कि खिलौना है कहीं, तो बच्चा ढूंढने की कोशिश भी करता है, आपने देखा होगा। तो ये जिसमें जो डेवलपमेंट है आपका संवेदिक होगा, मूर्त होगा और अमूर्त होगा। पहले बच्चा अपने सेंस का प्रयोग करके सीखेगा, फिर जो उसके सामने वस्तु रखी होगी उसको देख करके वो सीखेगा, यानी आप देखिए आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा होता है, कुछ रख दीजिए तो बच्चा उसको पकड़ने के लिए जाता है, दौड़ता है, मतलब धीरे धीरे करके वो चलता है या फिर जो घिसड़ के चलता है वो करता है। तो उसका जो लक्ष्य होता है क्या, उस खिलौने का लेने का, तो बच्चा देख करके वस्तु को ले रहा है, यानी जो उसके सामने है वो उसके बारे में सोच पा रहा है। फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है अमूर्त चीजों का, यानी जो उसके सामने नहीं भी है वो भी वो चीजें सोच पाता है। ठीक है, तो जो आपका डेवलपमेंट है संवेदिक, मूर्त और अमूर्त होगा, यानी कॉग्निटिव मतलब एब्स्ट्रैक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 12 है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, यानी जो डेवलपमेंट हो रहा होता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में कैसा होना चाहिए। पहला है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, या फिर योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, या फिर मतलब अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है यानी इंक्लूसिव क्लासरूम जो है इसके बारे में क्या कौन सा क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में डैश डैश पर जोर होना चाहिए, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, यानी जो है प्रदर्शन हो रहा हो उसमें ज्यादा फोकस देना चाहिए। अगला है अविवेदिक समरूपी निर्देशों या फिर सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के मतलब अलगाव, यानी छात्रों को आप अलग अलग रखेंगे उनकी सोसाइटी उनके कल्चर के आधार पर, या फिर हर बच्चे के समर्थन को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। तो इसमें जो है आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब ही है कि हर बच्चे को आप साथ लेकर चलेंगे, हर बच्चे को बराबर जो है मौका देंगे। ये नहीं है कि जो बच्चा अगर सीख नहीं पा रहा तो आप उसको एक ही मौका दे रहे हैं, हर बच्चे को उसकी आवश्यकता मतलब आवश्यकता अनुसार आप उसको मौका देंगे। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो इसमें आपका जो है 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, यानी अधिगम कठिनाई में जो छात्र वो जूझ रहे हैं उनको समस्या हो रही है, तो ऐसे में एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करें, या फिर संरचनात्मक शिक्षण शास्त्र उपयोग का इस्तेमाल करें, उपागमों का इस्तेमाल करें, या फिर व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, या फिर शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। तो क्वेश्चन जो 15 है इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है वो पहले से ही प्रॉब्लम में है, क्योंकि उसको सीखने में दिक्कतें आ रही हैं। तो इसमें ये पूछा गया है क्या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़िएगा, देखिए पैडागोजी में यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में नहीं लिखा होता है और हम लोगों के दिमाग में एक सेट बन चुका है कि पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव, क्योंकि जहां बच्चा एक्टिव है वही आंसर हो जाएगा। लेकिन लास्ट में अब क्या हो जाता है, नहीं लिख दिया जाता है, वहां पे आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, आंसर चेंज होगा, सब कुछ चेंज हो जाता है तुरंत। ठीक है, और आपका एक आंसर गलत हो जाता है, 1 नंबर आपका फोकट का चला जाता है। किस वजह से, क्योंकि लास्ट तक आपने पढ़ा नहीं। ऐसा जो है सबके साथ होता है, तो इसलिए मैं बार बार यही कहती हूँ कि क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़िए। देखिए स्टार्टिंग में आपको लगेगा क्वेश्चन पॉजिटिव है, फिर लास्ट में जब नहीं लिख देगा तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी, वहां पे क्वेश्चन का तुरंत जो है सेंस चेंज हो जाता है। तो जब निगेटिव क्वेश्चन है तो आपको निगेटिव आंसर देना है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़िएगा, कम टाइम में मतलब प्रैक्टिस करिए इनफ, और आप अच्छे से जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब आपके लिए कम समय में भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात ये कही गई क्या प्रयोग नहीं करना है, मतलब एक अध्यापक को, क्योंकि बच्चे पहले से ही कठिनाई का सामना कर रहे हैं।
और ऊपर से आप अगर शिक्षा शास्त्र के आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करेंगे, यानी असिस्टमेंट जो आप करेंगे वो फिक्स्ड होगा, मतलब ज़्यादा कठिन होगा, तो बच्चों को और समस्या आएगी। तो ऐसा टीचर को नहीं करना है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य जो है प्रमुख लक्षण क्या है? ठीक है, तो इसमें है कम परिज्ञानता, या फिर बोधगम्यता, या फिर अपसारी चिंतन, या है अति सक्रियता, या फिर असतर्कता। तो इसमें जो है आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन क्या होता है? देखिए, इसमें अपसारी चिंतन का क्या मतलब होता है, आपका क्लोज इंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी आपका फिक्स है कि इसका जो ये, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके लिए फिक्स है कि इसका ये ऑप्शन सही होगा, या ये सही होगा, या फिर ये, या फिर ये, 4 ऑप्शन दिए गए। तो ऐसे ही इसमें होता है। अपसारी का मतलब होता है आप सभी पर्सपेक्टिव को नहीं सुनेंगे, मतलब नहीं सोचेंगे समझेंगे, सिर्फ आपको इसका एक ही आंसर देना है। जैसे कि पूछ लिया जाए आपसे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो अगर आपको पता है तो आप बता दोगे, इसका कोई थर्ड सेकंड ऑप्शन नहीं होगा कि ये ना होकर के ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे यही पूछ लिया जाए पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, तो आप उसके सभी पर्सपेक्टिव को समझोगे, उसके निगेटिव, उसके पॉजिटिव, उस पर तर्क वितर्क करोगे, तो उसमें सोचने समझने की क्षमता जो है वो डेवलप हो रही होती है। लेकिन इसमें जो है आपका क्लोज इंडेड क्वेश्चन होते हैं, इसमें एक फिक्स्ड रहता है कि इसका यही आंसर होगा। तो अपसारी चिंतन होता है, इसमें बच्चे की सोचने समझने की क्षमता जो है वो डेवलप नहीं हो पाती है। आगे चलते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टाल देनी चाहिए, या फिर विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, या सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूर करते हों। तो इसमें बात ये कही गई कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, यानी कि हर जो मतलब जो पृष्ठभूमि है, यानी जो बच्चे आते हैं, सभी का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है, सभी का कल्चर अलग होता है, तो उस पे हमको क्या करना चाहिए एक टीचर को? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, यानी विभिन्न विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, यानी बच्चा जिस भी कल्चर से है उसको हमको इंक्लूड करना है, और बाकी हर पर्सपेक्टिव पे हमको बात करनी, हर पृष्ठभूमि को हमको उदाहरण के रूप में जो है क्लासरूम में उस पर डिस्कशन करना है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर दे करके, यानी आप जो प्रॉब्लम है उस पर आप लगातार अभ्यास करवा रहे हैं, या फिर समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया इस्तेमाल करने को बढ़ावा देना, या फिर समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, या फिर विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करना, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप विद्यार्थियों में डर की भावना भरेंगे, तो वैसे भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो और उनमें हीनता की भावना आएगी। ठीक है, तो इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात ये कही गई है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार आप सुसाधित करेंगे, यानी उसको कैसे और आगे बढ़ाएंगे कि बच्चे जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे, कि यानी आप मतलब जो है अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, जो पहले के जो प्रॉब्लम है आप उनसे कुछ सीखिए, उसके लिए फिक्स्ड जो है प्रोसेस होना चाहिए। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, यानी जो मोटिवेशन है उसको किस प्रकार जो है कायम रखा जा सकता है? बच्चे को दंड दे करके, प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके, या फिर बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप दे करके, या फिर यंत्रवत याद करने पर जोर दे करके। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, कि प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके। ठीक है, कि बच्चा उसमें, देखिए इसमें जो है मास्टरी वो जो होता है, यानी बच्चा उस क्षेत्र में मास्टरी हासिल कर ले, इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे, यानी जो मास्टरी ओरिएंटेशन होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि बच्चा, आप मान लीजिए क्लासरूम में कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हमको उसके पेपर के लिए उसको नहीं पढ़ाना है कि वो पेपर में अच्छे नंबर ले आए, पास हो जाए, यानी परीक्षा के लिए हमको नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि हमको इसलिए उसको पढ़ाना है कि वो उस क्षेत्र में अच्छा करे, उसमें वो उसको सब कुछ नॉलेज हो जाए, उसको वो रियल लाइफ में हमने उतार पाए उसके बारे में,
उसके जो मैथ है वो अच्छे से समझ पाए, या फिर किसी भी फील्ड में उसको, हमको बच्चे को ये नहीं पढ़ाना है कि सिर्फ वो परीक्षा पास कर ले, क्वालिफाई हो जाए बस। ऐसा नहीं, बच्चे को हमको ऐसे पढ़ाना है कि उस क्षेत्र में वो अच्छा करे, उस क्षेत्र में वो अच्छे से समझे, ठीक है, उसको अपनी रियल लाइफ में भी उतार पाए। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा कि हमको बच्चे को सिर्फ रटाना नहीं है, बच्चे को हमको सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट के लिए पढ़ाना नहीं है, बच्चे को हमको इसलिए उस क्षेत्र में, मतलब बच्चा जो है प्रवीणता हासिल कर ले, उस फील्ड में वो अच्छा कर पाए, ठीक है, यानी कि उसमें महारत हासिल कर ले। हमको ऐसे बच्चों को पढ़ाना है कि वो अपनी रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर पाए। आगे चलते हैं। जो शर्मिंदगी है, या मतलब क्या है, का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, क्या संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, या फिर बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, या फिर के भाव को अध्यापन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, मतलब बराबर पैदा करना चाहिए। तो इसमें से जो शर्मिंदगी है वो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यानी मान लीजिए अगर आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो उसका जो है प्रभाव देखने को मिलता है, आपके मतलब जो दिमाग पर है उस पर भी जोर पड़ता है, ठीक है, तो उस पर जो नकारात्मक प्रभाव भी उसका पड़ेगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो 21 जो है इसमें बहुवस्तु को यंत्रवत याद करना, या फिर संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, या फिर बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, या फिर अनुकरण करना। तो इसमें आपका जो है 21, इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, संकल्पनाओं के बीच जो है संबंध खोजना, यही आपका है अधिगम जो है प्रभावशाली होगा। यानी आप उसके बीच जो है रिलेशनशिप आप खोज पा रहे हो, आप उसको जोड़ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को, ठीक है। आगे चलते हैं। एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि यानी एक जो टीचर है, बच्चे अगर कोई त्रुटियां कर रहे हैं तो उस पर विश्लेषण करना चाहिए, ऐसा क्यों है। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, यानी जो बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं तो अगर जो टीचर है अगर एनालिसिस करेगी उस पर कि बच्चे ने कहाँ पे गलती की है, तो बच्चों को दंडित करने में आसानी होगी। या फिर त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, या फिर इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, या फिर अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। तो इसमें आपका जो 22 है, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। देखिए, जब क्लासरूम में बच्चा अगर त्रुटि कर रहा है तो हमको उसको ये नहीं समझना है कि बच्चा जो त्रुटि कर रहा है तो वो सीख नहीं रहा है, वो उसमें सीखने की क्षमता नहीं है, बल्कि हमको पॉजिटिव वे में लेना है कि बच्चा अगर त्रुटियां कर रहा है तो इसका मतलब वो लर्निंग कर रहा है। मान लीजिए अगर किसी ने लाइफ में अपनी कोई गलती की ही नहीं तो उसने कुछ सीखा ही नहीं, ठीक है, तो अगर बच्चा कुछ गलतियां कर रहा है, अगर कोई उसमें गलत धारणाएं बनी हुई किसी टॉपिक को लेकर के या फिर किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो उसको हमको सॉल्व करना है, उस पर हमको डिस्कशन करना है, क्लासरूम में उस पर बैठ करके बातें करनी है, ठीक है। तो उसको हमको एक अर्थपूर्ण में लेना है, यानी पॉजिटिव वे में लेना है कि त्रुटियां अगर हुई हैं तो लर्निंग हुई है। मान लीजिए अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा दिया है तो अगर बच्चा उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ पा रहा है और क्वेश्चन गलत पूछ रहा है, तो भी आपको उसको जो है अप्रिशिएट करना चाहिए कि बच्चे ने एटलीस्ट क्वेश्चन पूछा। अगर उसको चैप्टर समझ में ही ना आया होता तो वो क्वेश्चन पूछ नहीं पाता, लेकिन उसने कुछ तो प्रयास किया। तो इसलिए जो अगर त्रुटियां हो रही हैं तो उसको हमको निगेटिव वे में नहीं लेना, पॉजिटिव वे में लेना है, ठीक है। बल्कि त्रुटियां इसलिए नहीं है कि हमको बच्चों को अलग कर देंगे कि जो बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं उसका अलग ग्रुप है, जो बच्चे त्रुटियां नहीं कर रहे हैं उनका अलग ग्रुप है, या फिर हम बच्चों को दंड देंगे, तो दंड हमको देना नहीं। केवल त्रुटियां आप संशोधित कर मतलब शोधन कर रहे हैं, सिर्फ जो गलतियां हैं बच्चों की वो गिन रहे हैं, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर त्रुटियां हुई हैं, त्रुटियां पॉजिटिव वे में है, अगर त्रुटियां हो रही हैं तो इसका मतलब लर्निंग हो रही है। आगे चलते हैं। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है, यानी जो इंफॉर्मेशन होती है वो अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाएगी तो बच्चों को इंक्लूड करने में समस्या हो रही है, या फिर वो आंतरिक रूप से अभी प्रेरित हो रहे हैं, या फिर अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, या फिर विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत होगी तभी। यानी मान लीजिए अगर आप बात कर रहे हैं इंग्लैंड के बारे में, फिर आपने जोड़ दिया इंडिया के बारे में, फिर मतलब चैप्टर चल रहा है, चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं,
हिंदी का, बट आप उसमें जोड़ रहे हैं इंग्लिश, तो बच्चे को समस्या होगी। अगर आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप साइंस जोड़ रहे हैं तो दिक्कत होगी, बच्चे को इंक्लूड करने में, बच्चे को एडजस्ट करने में जो समस्या आएगी। तो इसीलिए हमको सूचना को अलग अलग टुकड़ों में नहीं पढ़ाना है। जैसे आप ईवीएस के बारे में चैप्टर पढ़ा रहे हैं बट आप उसमें जोड़ दे रहे हैं इंग्लिश या फिर साइंस जोड़ दे रहे हैं, मैथ जोड़ दे रहे हैं, तो वो दिक्कत होगी। ठीक है, तो बच्चे को हमको टुकड़ों में सूचनाएं नहीं देनी है, तभी इसीलिए बच्चे को समस्या होती है सीखने में। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 24 जो है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, यानी जो अधिगम है उसकी सबसे अच्छी जो अवस्था कौन सी है। तो 24 जो है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। यानी जो संतुलित उत्तेजना का क्या मतलब है कि अधिगम जो हो रहा है आप उसमें नॉर्मल अच्छे से, ना आपको कोई भय है ना कोई डर है, आप इंटरेस्ट के आराम मतलब इंटरेस्ट लेकर के अच्छे से सीख रहे हो, वो कोई भय भी नहीं है, तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी। लेकिन अगर ज़्यादा उत्तेजना है, मान लीजिए क्लासरूम जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो प्रेशर ज़्यादा रहता है एग्जाम का, ठीक है, तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन भी गलत हो रहे होते हैं और उच्च भय भी रहता है, टेंशन भी रहती है कि कहीं फेल ना हो जाए, कहीं पेपर छूट ना जाए। तो इससे क्या रहता है कि इससे जो है पेपर होने में, अच्छे से सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमको जो अधिगम है उसकी सर्वोच्चतम जो अवस्था क्या बनेगी, संतुलित उत्तेजना हो, यानी जो मतलब भय होता है, यानी जो मतलब एक प्रेशर रहता है वो नॉर्मल रहना चाहिए, आराम से इक्वल रहना चाहिए, वो कोई भय नहीं होना चाहिए, चिल करके पेपर को अटेंड करना चाहिए। तो आपका कम मतलब अच्छे टाइम में भी सॉल्व होगा पेपर और आप अच्छे से सॉल्व भी कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें जो है अधिगम का जो सर्वोत्तम मार्ग है वो कौन सा है, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अधिगम का संज्ञानात्मक विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, यानी जो बच्चे हैं उनकी लर्निंग सीखने में कोई भूमिका नहीं है, या फिर जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से जो वयस्क हैं यानी जो उनसे बड़े लोग हैं उन्हीं पर, अडल्ट जो लोग हैं उन्हीं पर निर्भर हैं। तो बच्चे खुद सोचने समझने की क्षमता रखते हैं, वो खुद मतलब हर चीज़ें क्रिएट कर पाते हैं, वो खुद ही नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, यानी लिटिल साइंटिस्ट होते हैं जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। बच्चे सक्रिय रूप से मतलब सक्रिय भूमिका निभाते हैं या फिर बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो 25 जो है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाए कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यानी बच्चे जो हैं वो एक्टिव रहते हैं। वो ये नहीं कि वो वयस्कों यानी अडल्ट पर निर्भर हैं कि जो बड़े लोग कहेंगे बच्चे वही करेंगे, या फिर पूरी तरह से वो पाठ्य पुस्तकों पर भी निर्भर नहीं होते। बहुत सी चीज़ें बच्चे एक्टिविटी करके सीखते हैं, बच्चे बहुत सी चीज़ें मार्केट जा करके सीख लेते हैं, स्कूल से घर आने के बीच जो रास्ते हैं उस वहाँ से बहुत सारी चीज़ें वो सीखते हैं। तो बच्चे अपने आसपास से जो चीज़ें ऑब्जर्व कर पा रहे होते हैं, ऑब्जर्व क्यों करें मतलब कैसे कर पाएंगे, जब वो एक्टिव होंगे तभी जाके वो ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो बच्चे जो है सक्रिय रहते हैं और सक्रिय भूमिका निभा रहे होते हैं, तभी जाके वो सीख समझ पाते हैं। अगला है, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, योग्यता शुद्ध साध्य, या फिर योग्यता अटल है, या फिर प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर असफलता अनियंत्रित है। तो 26 जो है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, योजना जो है सुसाध्य है, तभी जाके जो है अधिगम अच्छा हो पाएगा। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं होनी चाहिए, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र हो, या बारंबार परीक्षाएं होनी चाहिए, या अन्वेषण हो, संवाद हो। तो सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसमें आपका 4 ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा हमको क्लासरूम में करानी नहीं है, यानी एक दूसरे से सब बच्चे कंपटीशन ही करते जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव नहीं है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, यानी सिर्फ जो है पाठ्य पुस्तक पर ही निर्भर हो, तो ये भी नहीं, हमको एक्टिविटी के माध्यम से भी सिखाना है, कोई प्ले ग्रुप भी करा देना, बच्चों को कहीं टूर पे भी ले जाके हमको सिखाना है। परीक्षाएं ही से आप परीक्षाएं कराते जा रहे हो तो इससे बच्चे नहीं सीखेंगे। क्लासरूम में डिस्कशन होगा, संवाद होगा, एक दूसरे से बच्चे इंटरेक्ट हो रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, तो उससे बच्चे एक्टिव होंगे और वो अच्छे से सीखेंगे भी। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह की व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शा रहा है, यानी प्राइवेट स्पीच जो है वो क्या दर्शा रहा है। तो वाइगोस्की ने 3 प्रकार के स्पीच दिए मतलब बताए हैं। एक है आपका सोशल स्पीच, इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच। इन्होंने प्राइवेट स्पीच को ज़्यादा अहमियत दी, क्योंकि इनका मानना ये था कि जब बच्चा प्राइवेट स्पीच यानी जब बच्चा खुद से बात कर रहा होता है तो वो खुद को
डायरेक्शन दे रहा होता है, साथ ही साथ अपने माइंड पे जो है उसका कंट्रोल हो रहा होता है। तो इन्होंने जो है प्राइवेट स्पीच को ज़्यादा अहमियत दिया। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता होगा, या फिर स्वनियमन होगा, या फिर आत्म केंद्रिता होगा, या फिर मनोविज्ञान विकार होगा। तो 28 जो है इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी स्वनियमन होगा, यानी वो सेल्फ जो है कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो प्राइवेट स्पीच के अंतर्गत यही आएगा कि बच्चा जो है खुद को डायरेक्शन दे रहा होता है, खुद के सोचने समझने पर वो खुद पर विनियमित कर पा रहा होता है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने 3 प्रकार की स्पीचें बताई हैं, वो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट है इनर स्पीच, सेकंड है आपका मतलब फर्स्ट है सोशलाइजेशन मतलब सोशल स्पीच, फिर है इनर स्पीच, फिर है आपका प्राइवेट स्पीच। क्वेश्चन नंबर जो 29 है, यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। विद्यार्थियों को नामांकित करना, यानी जो मूल्यांकन का पद्धति है उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसका मेन जो है उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो बच्चों को सिर्फ आप नामांकित कर देंगे। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित कर देंगे, यानी जो बच्चे हैं उनकी योग्यता के आधार पर आप उनको मतलब विभाजित कर देंगे, समूह बना देंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि हमको सभी बच्चों को एक साथ रखना है, इंक्लूड करके पढ़ाना है। इंक्लूसिव एजुकेशन इसी पे जोर देती है, तो हमको बच्चों को अलग नहीं करना। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, यही आपका सही हो जाएगा। ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा ही हम पहचान पाते हैं कि बच्चे को कहाँ पे समस्या आ रही है, कहाँ पे उसको हमको हेल्प करने की ज़रूरत है, और कहाँ पे हमको अपनी लर्निंग जो है, जो अपना टीचिंग मेथड है उसमें हमको कहाँ पे चेंज लाने की ज़रूरत है, ताकि बच्चा अच्छे से समझ पाए। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल्यांकन जो होता है उसका मेन पर्पज़ यही होना चाहिए कि बच्चे की जो वीकनेस है, बच्चे कहाँ पे समस्या क्रिएट कर रहे हैं, बच्चों को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, उसका पता लगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। केवल आनुवंशिकता पर, केवल जो है आपका इन्वायरमेंट होगा, या फिर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट होगा, या फिर आनुवंशिकता एवं जो है इन्वायरमेंट होगा। तो जो बच्चे के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं पर, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4 सही हो जाएगा। ये यानी कि जो हेरिडिटी है, यानी जो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, यानी जो है पर्यावरण और जो हेरिडिटी है आपका, यानी जो इन्वायरमेंट है और जो हेरिडिटी है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे, एक दूसरे में सम्मिलित होंगे, एक दूसरे से घनिष्ठ जब मतलब इनका प्रभाव देखने को मिलेगा, तभी जाके बच्चे का जो है वो डेवलपमेंट होता है। और इसी का जो है व्यक्तिगत भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इसी के द्वारा व्यक्ति जो है एक दूसरे से अलग होते हैं। क्योंकि हेरिडिटी जो होती है उससे हमारा शेप और साइज बनता है, सोचने समझने की क्षमता होती है डेवलप। और जो इन्वायरमेंट में होता है, इन्वायरमेंट से हमारा तौर तरीका, बातचीत करने का तरीका, रहन सहन, इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसी के द्वारा लोग जो है एक दूसरे से अलग होते हैं, और ये इनका जो है बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर आपकी हेरिडिटी बहुत अच्छी है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा नहीं मिला, तो आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और अगर आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, हेरिडिटी आपकी बहुत अच्छी नहीं है, तब भी जाके आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अगर दोनों बहुत अच्छे हैं तभी जाके आप किसी क्षेत्र में विशेष ग्रो कर पाओगे। लेकिन अगर एक पक्ष कमजोर है, एक पक्ष बहुत अच्छा है, तो आप कुछ अच्छा करोगे बट बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इनका जो है डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों की जो है अहमियत होती है, यानी दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये 30 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। कल की क्लास में हम लोग ईवीएस पेडागोजी करेंगे, यानी प्रेयर्स का एक पूरा सेट उठाएंगे, जिसमें हम लोग ईवीएस करेंगे या फिर मैथ करेंगे। ठीक है, तो कल की वीडियो को भी ज्वाइन करिएगा। क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। लास्ट में कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कि 30 आपने कितने सही किए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो ये 100% आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर थ्योरी से इसमें क्वेश्चन थे। आपको समझ में आया होगा कि जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है, प्रोग्रेसिव जो इन प्याजे हैं, वाइगोस्की हैं, जो प्रगतिशील शिक्षा है, यानी प्रगतिशील जो क्लासरूम है, वहाँ से क्वेश्चन हर मतलब टॉपिक से इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा एंड अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बीपीएससी की भी आपको क्लासेस मिलती हैं डेली 2 बजे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग जीके जीएस कंप्लीट कर रहे हैं, साथ ही साथ जो इसमें हम लोगों ने जो सामान्य अध्ययन है आपका, उसके भी मैंने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन करवाए हुए हैं जो आपके काफ़ी रिपीट होते हैं। साथ ही साथ लैंग्वेज का भी पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, तो वो भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कल क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। साथ ही साथ कमेंट में अपना स्कोर भी बताइएगा। थैंक यू।